नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ आज मौजूद हैं वाईवी गिरी। वाईवी गिरी का नाम कौन नहीं जानता है बिहार में। बड़े बड़े अपराधियों के लिए इन्होंने अदालत में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन आज हम हैं दूसरी वजह से। ये जनसुराज के सदस्य बन गए हैं, राजनीति में आ गए हैं, यानी कि 52-53 साल की वकालत के बाद राजनीति में आए हैं। तो क्यों आए हैं इतने वर्षों के बाद, और जनसुराज ही क्यों चुना इन्होंने? क्योंकि इनको तो पहले से भी बहुत सारी पार्टियों ने ऑफर दिया था। तो आखिर जनसुराज में क्या खास बात है? प्रशांत किशोर से कैसे प्रभावित हुए? पहले तो मैं गिरी जी। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने केवल क्रिमिनल लोगों का ही केस नहीं किया है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस पटना हाईकोर्ट में, और शराबबंदी के खिलाफ जो रिट याचिका जायद हुई थी, बहुत अच्छा टॉपिक आप दे दिए सर। और उस पर उस मुकदमे को मैं ही लड़ा था, और पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट का स्टे उस पर लगा हुआ है, इसलिए वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए शराबबंदी चल रही है। ये मुझे याद है कि 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू किया गया था, और 30 सितंबर 2016 यानी कि उसी साल ये जो कानून था उसको हाईकोर्ट ने ये कर दिया था। उसके बाद फिर नीतीश कुमार की सरकार ने एक दूसरा कानून लागू किया था 2 अक्टूबर को, मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल ठीक याद है। तो ये सब मामले तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जहाँ तक पटना हाई कोर्ट का सवाल है, पटना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अंसारी और नवनीत प्रसाद सिंह के बेंच द्वारा इस कानून को अवैध करार दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी तक सेटिस्फाइड नहीं किया है, लेकिन ऑफ कोर्स इंटरिम स्टे है, इसलिए शराबबंदी कानून की दृष्टि में बिहार में लागू है। व्यवहारिक रूप से तो आप सब जानते हैं। तो वो ठीक व्यवहारिक है। नहीं, हम एक कानूनी पहलू इसका जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि एक कानून को हाईकोर्ट ने ये कर दिया, रद्द कर दिया, तो फिर दूसरा कानून क्या, उसमें क्या अलग है दोनों? न कोई खास अलग नहीं है। वो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, पुराने जजमेंट को इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए कुछ उसमें तो उसका भी जो वैधता चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मंगा लिया अपने यहाँ। हाँ, वहीं पर पेंडिंग है। लेकिन आपने जो पूछा, ये शराबबंदी तो ये एक अलग इशू है, और लेकिन बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू है, और 8-10 बरस हो गया। ये जो सरकार ने जो इसका अभियान चलाया, वो फेल कर गया। आप आए दिन देख रहे हैं लोग मर रहे हैं। तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। और संविधान में आपको अधिकार दिया गया है सरकार को कि इसको बढ़िया से रेगुलेट करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, और किसी को सड़क पर शराब पी के न चलने दीजिए, शराब पी के गाड़ी न चलाने दीजिए। और पूरे देश में ये जब कहीं बंद नहीं है, तो बिहार और थोड़ा बहुत गुजरात, इसके बंद होने से बाकी स्टेट भी तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। बिहार में ही नीतीश जी का जो गोल्डन एरा था, उसमें तो शराबबंदी नहीं थी। उस समय तो दुकानें शराबबंदी के पहले भी 90% लोग तो शराब नहीं पीते थे। आज हटा भी लीजिएगा तो इसका मतलब नहीं कि 100% लोग शराब पीने लगेंगे। पी लेंगे लोग 10-20%, 25%, उसमें 5-10% तो बहुत ही रेगुलेटरी वे में लेते हैं। तो ये अलग बात है, बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो एक रहा सवाल है। हमारे मन में है कि एज ए मतलब जनता की, 8 साल पहले जो कानून रद्द हुआ उस पर स्टे लगा, अभी तक उस पर सुनवाई क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई किसी न लोग समय ले लेता है, ज़्यादातर सरकार ही समय लेके इसको टाल रही है। सरकार को भी संशय है कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली क्या कहेगा, इसलिए टाल रही है। और डिस्टिलरी वाले जो जो बिहार से बाहर के स्टेट के हैं, वो भी इसको खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, केस खुले। क्योंकि उन लोगों का कहना है, जैसा कि हम लोगों ने सुना है, वो कहते हैं कि शराबबंदी लगने से हम लोगों को ज़्यादा फायदा है। शराब तो आसानी से बिहार में बिक रहा है, सिंडिकेट के मार्फत हम लोग बेच ही रहे हैं, बिहार के बाहर बना रहे हैं, बिहार में बेच रहे हैं, खपत है काफ़ी। तो हम लोग क्यों इसके केस को जल्दी खुलवाएं? कोई कंपनियों को कोई हानि नहीं है। और बिहार में भी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है,
लूजर है गवर्नमेंट ऑफ बिहार, लूजर है यहाँ की जनता। 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ का लॉस है। पेट्रोल का दाम उसके लिए बढ़ाया गया है, रजिस्ट्रेशन का दाम बढ़ गया है। तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और जन स्वराज का तो जिस पार्टी में है कि इसको हम लोग बंद करेंगे, और बंद करके रिस्ट्रिक्टेड वे में कानूनी शिकंजे के अंदर जो संविधान ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है, अधिकृत किया है, उसके अनुसार रेगुलेटेड वे में इसको इस बिजनेस होगा। और जो रेवेन्यू आएगा 20-30-40 करोड़ रुपया एनुअल, इसको शिक्षा के रूप में केंद्रित करके खर्च करके शिक्षा का विकास किया जाएगा। अब आते हैं प्रशांत किशोर पर। आप में ऐसा क्या लगा, प्रशांत किशोर से आप कैसे प्रभावित हुए? आपको तो पहले भी कई पार्टियों ने कहा था कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, लेकिन हम देखिए बेसिकली हम नॉन पॉलिटिकल आदमी रहे। पॉलिटिशियन से मेरी मित्रता रही है, लीगल मैटर्स के लेके सब हमारे दोस्त भी रहे हैं। ताकि पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं फंसते हैं तो आप ही के पास हाँ आते हैं, मैंने एडवाइस भी किया है, लीगली निकाला भी बहुतों को है। और बहुत लोग तो मित्रवत हैं। लालू जी तो हमारे क्लास फ्रेंड हैं, नीतीश जी से भी अच्छा ही संबंध है, सुशील मोदी हमारे मित्र ही थे, अभी सम्राट चौधरी भी हमारे नज़दीक जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो भी हमारे मित्र हैं। रविशंकर जी हम लोगों के क्लोज ही हैं, जो केंद्रीय मंत्री थे, यहाँ लोकल एमपी हैं। तो सबसे मित्रता थी। लेकिन मैं दल फंसा थे खाली लालू जी? है लालू जी फंसने के कारण आपके पास आए थे कि और कोई? हाँ नहीं, टॉप लीडर्स में देखिए फंसने में तो लालू जी फंसे, लेकिन फंसाने वालों ने भी कभी कभी हमसे कुछ राय लिया है। दोनों साइड से नहीं, लेकिन लालू जी के फंसाने में हमसे कोई राय नहीं लिया है, लेकिन और लोगों को फंसाते रहते हैं। लालू जी तो आरोप लगाते हैं भाई हमको फंसाया गया है चारा घोटाला। अरे फंसाने वाले जरूर हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई एडवाइस नहीं लिया, ये बात नहीं है। लेकिन राजनीति की तो किसी न किसी को फंसाते ही रहते हैं, लालू जी नहीं और सही। और बात तो वाकई लालू जी को फंसाया गया था। अब तो किया देखिए, अब तो मैटर बहुत सारे केस में बहुत सारे केस है, फैसले आ गए हैं। मेरा कुछ उस पर कहना उचित नहीं है। लेकिन लालू साहब जैसे अभी नायडू साहब जो हैं, उन पर 300 करोड़ का मुकदमा हुआ और वो जेल गए थे, आपको मालूम है? और चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर जो हैं आंध्र प्रदेश के, तो करीब 60 दिन के बाद उनकी जमानत हुई। और जैसे ही उन्होंने पाला बदला, भाजपा के एलआई के रूप में आ गए, तो अभी हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि ईडी और सीबीआई ने करीब करीब केस उनके खिलाफ समाप्त कर दिया है और लिख दिया है कि कोई क्लू नहीं है। तो या तो ईडी और सीबीआई पहले गलत था जब उन पर केस किया, या अब गलत है कि कह रहा है कि कुछ नहीं है उन लोगों के खिलाफ। तो राजनीति में ऐसा होता है, आरोप तो लगता ही रहता है, आरोप लगता ही रहता है। तो इसमें क्या कहा जाए? लालू जी भी कहते हैं, उनका परिवार कहता है कि आरोप लगा है, झूठे फंसाए गए हैं। तो इसमें अब हम लोगों को नहीं जाना है। देखिए, हमारा प्रशांत किशोर से बहुत दिनों से परिचय नहीं था, लेकिन मैं उनको फॉलो करता था। उनका जो विचार है बिहार के विकास के लिए बहुत अच्छा लगा। और पॉलिटिशियन से अलग लगा? हाँ, डिफरेंट है इंटेलेक्चुअली। ये तो बड़ा क्लीन पॉलिटिक्स इनका है। हम लोग बिहार को बहुत दिनों से देख रहे हैं, अलग अलग नायक रहे, बिहार के अलग अलग गवर्नमेंट रहे, जगन्नाथ जी भी रहे, लालू जी रहे, नीतीश जी रहे, लेकिन बिहार जो निचले स्तंभ पर पहला है, निचले स्तर पर विकास का जो पहले स्थान पर है, नीचे से, वो अभी तक चलता ही आ रहा है। नीतीश जी का कुछ दिन बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर भी कुछ बहुत इम्प्रूव को नहीं कर पाए। और देखिए, जैसे बिजली, सड़क, पानी सब में तो वो किया उन्होंने, लेकिन जो नेशनल लेवल पर स्टेटस बिहार का था ना, वो सबसे नीचे ही रहा नीतीश जी के पीरियड में भी। और नीतीश जी के पीरियड में शुरू का 5-10 वर्ष ठीक रहा, जब रामचंद्र प्रसाद सिंह आरसीपी जो थे उनके जब तक साथ थे तो अच्छा चला। बाद में ऐसे लोग आ गए उनके साथ और आरसीपी को धीरे धीरे बाहर कर दिया उन लोगों ने। आरसीपी बैकवर्ड का इंटरेस्ट बहुत अच्छा से देखते थे, दलितों का इंटरेस्ट देखते थे। तो अब तो पार्टी बना लिया वो भी। हाँ, बना लिया, अब क्या करेंगे हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन नीतीश जी के बैकबोन वही थे
और वेस्टेड इंटरेस्ट वालों ने उनको निकलवा दिया वहाँ से। और नीतीश जी के जितना लोग सबोटेज किया सब कुछ धीरे धीरे मिला लिए। सबसे बड़ा तो चिराग पासवान ने किया, 2020 के चुनाव। चिराग खान से मिल लिए। मांझी जी जितना उनको डैमेज किया और जितना धोखा दिए, मांझी जी को मिला लिया। तो नीतीश जी आरसीपी को क्यों नहीं बुला लिए? बुला लेना चाहिए था। माने वो टेस्टेड फ्रेंड थे उनके, बड़ा सेल्फलेसली काम करते थे। हम नहीं जानते हैं किस कारण इन लोगों में विभेद हुआ, लेकिन इंटरेस्ट के स्टेट के इंटरेस्ट में होता। लेकिन लबोलबाब ये है कि अब नीतीश जी के अपनी काबिलियत, किसी आदमी की एक काबिलियत होती है, उसका अंत हो चुका है। अब डिक्लाइन ही होगा आगे। और डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स बिहार को नीचे से ऊपर नहीं कर सके। इसलिए अब एक आशा की किरण ये प्रशांत किशोर जी नजर आए। और इनका जो थियरीज है कैसे स्टेट को आगे बढ़ाएंगे, बड़ा प्रैक्टिकल लगता है। जैसे इनका यूनिट ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में एक तो शिक्षा बहुत केंद्रित है। ये ग्राम पंचायत में शिक्षा बच्चों का देखिए, स्कूल बस्ता भी इनको मिल गया, जो इनकी इच्छा थी, इनका सिंबल भी वही मिल गया। तो स्कूल का बस्ता, स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा इनको दिया जा रहा है, देने का इनका जोर है। तो वही मूल है, जड़ है। यदि शिक्षा दे दिए आप, तो धीरे धीरे जो आपका पलायन है, जो आपका मजदूर की फैक्ट्री बनाए हुए थे लोग, मजदूरों की फैक्ट्री बिहार भर, देश भर के लिए बिहार है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, मजदूरी करते हैं बाहर जाके। लोग जो है अब इसको, उनके विरोधी जो है कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर शराब के पैसे से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये मतलब सामाजिक रूप से अगर देखिए तो नहीं लगता है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लोग तो ये देख रहे हैं कि नशाबंदी फेल है, शराब घर घर डोर आपके घर में पहुंचाया जा रहा है। एक जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, माफिया लोग ये पैसे पॉलिटिक्स में डाइवर्ट हो रहा है। तो अब पॉलिटिशियन के साथ ये शराब माफिया सब साठगांठ कर लिए हैं। अच्छा। और पैसा कमा रहे हैं। ये है, हाँ, पॉलिटिशियन के साथ है, एकदम है। अब प्रशांत किशोर जी इस पैसे को शिक्षा में लगाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी रेवेन्यू एक्साइज से आएगा, 20,000 करोड़, 20,000 या 30 करोड़, 1,000 करोड़, इसको मैं शिक्षा के में ही केंद्रित करूंगा, खर्च करूंगा। तो अच्छी बात है। और ये होना भी चाहिए। शिक्षा पर खर्च हो रहा है तो क्या बिना है, बिना खर्चा का लोग उतनी ही शराब पी रहे हैं, शराब की उपलब्धता उतनी ही है, तो रेवेन्यू आय बेहतर है। अब प्रशांत किशोर जी के हर एस्पेक्ट पर हमको अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने जुडिशरी पर भी अपना विचार रखा है कि ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं और ग्राम कचहरी होती है, उसको हम लोग एम्पावर्ड करेंगे। ऐसा एम्पावर्ड करेंगे, उसको कंसिलेशन का पावर देंगे, उसको हम लोग मेडिएशन का पावर देंगे। और 20-25% जो केसेज हैं जो कोर्ट जाते हैं, उसको हम लोग रोक देंगे। तो सरकार ने तो पहले दिया ही था, धीरे धीरे सब वापस ले लिया, ग्राम वापस ले लिया। और सरकार ने उसका इनकरेजमेंट नहीं किया, उसका एटमॉस्फेयर नहीं बनाया। शुरू में कुछ कानून तो जरूर बना दिया, कानून अपने आप नहीं चलता है, उसको चलाना पड़ता है, उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। और धीरे धीरे वापस ले लिया। तो अब जैसे वकील लोग हैं, तो वकील इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का अभिन्न अंग है। न्याय के लिए वकीलों का ठीक होना, वकीलों का खुशहाली, ये सब बहुत आवश्यक है। यदि बढ़िया असिस्टेंट नहीं देंगे तो क्वालिटी ऑफ जस्टिस क्या होगा। वकीलों की हालत बहुत ख़राब है। भारत को आज़ाद किसने कराया? वकीलों ने कराया। जितना पॉलिटिकल लीडर्स देखिएगा, पूरे राष्ट्रीय सब बैरिस्टर, एडवोकेट और कुछ प्रोफेसर यही थे। वकीलों का सबसे बड़ा ये नेगलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद। धीरे धीरे उन पर आपको कभी पार्लियामेंट में या असेंबली में डिबेट होता है तो लॉयर के वेलफेयर पर कोई डिबेट होता देखे? लेकिन करने वाले तो होते हैं लॉयर ही, बहुत सारे लॉयर अब वो सदस्य हुए हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनकी अब जैसे सुनिए ना, बिहार में भाजपा में रविशंकर तो बहुत अच्छे लॉयर थे, पूरा राष्ट्र में उनको सुना जाता था, नेशनल लेवल पर। क्या हालत हो गई उनको, बैक बेंचर बना दिए गए हैं। सुशील मोदी क्या थे? बिहार में जनसंघ से लेके और अभी तक मतलब
हाल फिलहाल तक ये जनसंघ ये बीजेपी को आगे बढ़ाने वाला कौन नेता था? 4 नेता बिहार में थे, रामविलास पासवान, नीतीश जी, लालू जी और सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी के 5 बरस पहले से ही भाजपा ने बैक सीट पर बैठा दिया। ये रविशंकर जी में क्या कमजोरी आप देखते हैं? रविशंकर जी को पूरे देश में वो बोलते अच्छा हैं, जानते अच्छा है, लेकिन अब उनको बैक बेंचर बना दिया गया है। कहीं किसी मीटिंग में उनका कुछ से है, रामलला के वकील थे, हैं रामलला के वकील थे। लेकिन ये बीजेपी का ही रहा है, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाए तो उन लोग कहते हैं कि डुअल पॉलिसी है, तो एक आदमी अध्यक्ष रहेगा तो मंत्री नहीं या उप मंत्री नहीं रहेगा, तो उनको हटा दिया, पाँव कतर दिया। जिसको अध्यक्ष बनाया वो भी मंत्री हैं। तो ऐसे ही भाजपा भी चलती है। तो लेकिन प्रशांत किशोर जी के यहाँ प्रशांत जी बड़ा क्लीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल बिहार के डेवलपमेंट और विकास को सोच रहे हैं। बिहार का डेवलपमेंट यदि हो गया तो, और उसको वो फैमिली तो नीतीश कुमार भी तो आए थे, तो वो भी बिहार के डेवलपमेंट की ही बात करते थे। हाँ, तो किए तो कुछ अपने अब हर आदमी का एक एबिलिटी होता है। जब एम्बेसडर का जो चालक होगा, चाहे एम्बेसडर गाड़ी है, उस पर भी तो हम लोग चलते थे, तो एम्बेसडर के अपना धीमा धीमा स्पीड से चलता था। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अब ये जो आ गए हैं प्रशांत जी, हाईली एजुकेटेड, बहुत एबल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इनके पास, तेजी से चलने वाले हैं। ये T20 मैच खेलने वाले हैं, वो लोग टेस्ट के प्लेयर थे। तो दोनों में अंतर है। इंटेंशन उनका अच्छा रहा बुरा रहा ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका स्पीड क्या रहा? जो साइकिल चलाएगा तो बहुत फास्ट जाएगा, तो 10-15 किलोमीटर स्पीड से। और जो न्यू टेक्नोलॉजी की गाड़ी चलाएगी, जो प्लेन चलाएगा, उसका स्पीड अलग है। तो प्रशांत जी अप टू डेट हैं, प्रशांत जी मॉडर्न हैं, प्रशांत जी साइंटिफिक हैं, प्रशांत जी नॉलेजेबल हैं। इनसे आप बहुत स्पीड से बिहार का उछाल करा सकते हैं और देख सकते हैं। यही आशा लोग लगाए हुए हैं। बिहार खड्डे में रहा हो, अभी बराबरी पर आया तो उसको ऊपर ले जाना और ऊपर स्पीड से ले जाएंगे, ऐसा हम लोग का अच्छा, एक चीज बताइए, प्रशांत जी एक बात कहते हैं कि SSS 3S जो है इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। जैसे कि एक S हो गया सर्वे, दूसरा हो गया स्मार्ट मीटर और तीसरा शराबबंदी के बदले हम तो बोल दिए। लेकिन देखिए, स्मार्ट सर्वे जो सर्वे जो है, जब तक आपका रजिस्टर्ड टू सर्वे अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अब प्लेन पर चढ़ना कोई बुरी चीज नहीं है, प्लेन उड़ाना कोई चीज बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको लैंड कराने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो सर्वे करने के लिए पहले आपको जितना रजिस्टर्ड टू है उसको अप टू डेट करना होगा, दुरुस्त करना होगा। जितना रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसको बहुत फट गया है, मिल नहीं रहा है, उसको ठीक करिए। जब इसको ठीक करके और 2-3 साल के समय दीजिए और तब सर्वे कराइए। अदरवाइज क्या हो गया है, घर घर में झगड़ा, कहीं बहन, कहीं फुआ, कहीं से गांव का माफिया, सब जो लैंड माफिया तो गांव में भी हो गया है, ले आके उससे लिखवा ले रहा है, झंझट हो गया, घर घर में कलह हो गया है। इसलिए अब जिस स्पीड से ही किए हैं, जैसे वो नहीं करना चाहिए, बिना तैयारी के किए। अब बिहार सरकार को अपना विकास बिहार का स्पीड से करना चाहिए, वो ना करती है, लेकिन सर्वे में एक स्पीड लगा दिया है जो हर परिवार में डिस्प्यूट हो गया है। हमारे यहाँ भी मतलब हम लोग का जो है रजिस्टर 2 का पन्ना फटा हुआ है, और कहाँ रिकॉर्ड मिलेगा, क्या मिलेगा? अब वही तो, उसको पहले दुरुस्त करिए, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को दुरुस्त करिए, सिस्टम दुरुस्त करिए, आपके जो उसमें लोग लगे हैं उनको ट्रेंड करिए, पब्लिक को एजुकेट करिए, और तब इसको लागू करिए। और 3-4 साल के टाइम रखिए, स्पीडी नहीं, जल्दीबाजी में करने वाला काम नहीं है। और जहाँ तक स्मार्ट मीटर का आपने कहा, तो स्मार्ट मीटर, अब हमको कोई खास एक्सपीरियंस इसके बारे में नहीं है, लेकिन बहुत लोग आके कहता है कि 2 घंटा में दूसरा मीटर रेशियो दिखाता है, फिर 4 घंटा में उतना ही 3 AC चल रहा है, 3 बल्ब जल रहा है, तो फिर दूसरा दिखाता है। तो इसमें बहुत टेक्निकल एरर हमको लग रहा है। अब पुराना सिस्टम कोई बजाय नहीं था, फुल प्रूफ स्टेब्लिश। अब क्या है कि बिजली विभाग जो है मुनाफे में है, पहले घाटा में। अब ये भी लोग कह रहे हैं कि कुछ मैनेवरिंग कर दिया गया है, कि मान लीजिए कि 10 यूनिट आप ले रहे हैं तो उसको 15 यूनिट दिखा देता है। और जो मीटर बनाने वाली कंपनी है और इलेक्ट्रिक कंपनी या लाइसेंसी जिसको कहते हैं, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सब्सिडरी कंपनी वगैरह,
इन लोगों में कुछ 60 लोग ऐसा कह रहा है इसका। नहीं, साठ गांठ का तो आप देखबे किए, जो सीएमडी थे उनको मर्सिडीज गाड़ी दी गई ईडी के जांच में, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? मतलब अगर देखा जाए कानूनी रूप से देखा जाए तो कानूनी आप पहलू क्या देखिए, देखते हैं? कोई भी संजीव हंस के कानून, मामले को कोई भी ऑफिस, कोई भी नियम तो व्यक्ति ही चलाता है। व्यक्ति यदि बदनीति से या डिजॉनेस्ट हो गया तो वो अच्छा रूल भी काम नहीं करेगा। इसके इससे भी लोगों के मन में स्मार्ट हो सकता है कि क्या शंका पैदा हुई हो। शंका पैदा हुई है, क्या उन्होंने कुछ मीटर जो बनाया है ये उससे कुछ सांठगांठ तो उनकी नहीं हुई है। ये जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप जो है प्रशांत किशोर से ज़्यादा प्रभावित हैं, तभी आप उनके साथ ये हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जिसका उदय होता है 2 अक्टूबर इसी साल, अब ये 4 विधानसभा का उपचुनाव बिहार में हो रहा है, उसमें भी आप लोग खड़ा कर दिए हैं। कितना बड़ा रिस्क है? अगर मान लीजिए पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं करती है तब क्या? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। हमको तो अच्छा लग रहा है। हम लोग को जो फीडबैक है उसके अनुसार तो चारों सीट ये जीत रहे हैं। एक चीज़ आप देखे होंगे, कितना जन सैलाब, कितना यंग लोग और कितना जनता इनके तरफ मुखातिबी हुई है या इनके तरफ झुक गया है। अब जो 100% लोग होते हैं उसमें 25% 20% जो को छोड़ दीजिए, जो पॉलिटिकल लाइन पर हैं, जो कास्ट के लाइन पर हैं, जो धर्म के लाइन पर है, उन लोगों को छोड़िए, 75% जनता, जनरल पब्लिक जो है, उनका झुकाव इनकी तरफ हो गया है। तो इसको मापदंड माना जाएगा इस चुनाव को कि इनके भविष्य का, मतलब जनसुराज के भविष्य देखिए, तय करेगा ये सेमीफाइनल है। सही। फाइनल तो नहीं हम मानेंगे, लेकिन सेमीफाइनल जरूर है। सेमीफाइनल का रिजल्ट फाइनल मैच में जरूर पड़ता है। सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस, अभी जो परफॉर्मेंस है, तो अभी जो वोट होने जा रहा है, हमको जो लग रहा है, जो जैसा झुकाव लोगों का है, जैसे मुस्लिम लोग हैं तो उनको एक विकल्प मिल गया है, वो 190% जरूर इनके साथ हैं। अति पिछड़ा को भी इनसे आशा जगी है। पिछड़े नेताओं से ज़्यादा ख्याल पिछड़ों का रखने वाला ये लग रहा है। तो जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन किया था, चारों जगह ही गए थे, उसी दिन इनको 25-30 हज़ार वोट दिखाई दिया इनके पार्टी के, और इन पे लोगों का वोट का परसेंटेज में मायने रखता है कि आपने कितना % वोट पाया। परसेंटेज भी होगा, उससे स्ट्रेंथ होगा। और ये सैम्पलिंग कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि जो 2 बरस का सैम्पलिंग, अच्छा, सैंपल लेके, सैंपल लेके उसका टेस्टिंग किया जा रहा है। जैसे लेबोरेटरी में भेजा जाता है ना, वही टेस्टिंग है। वही रिहर्सल भी है, और आगे कैसे चुनाव लड़ना है उसकी तैयारी भी है। रूपरेखा भी इससे तय हो सकती है। ये जो है, ये प्रैक्टिस मैच है। फाइनल मैच आने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस मैच भी खेलना जरूरी है। इसलिए इनका निर्णय बिल्कुल ठीक, जीत का महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। और इन्होंने जो 2 बरस गांव-गांव में काम किया है, घुमा है, लोगों को समझाया है, उसका क्या असर पड़ा है उसको भी ये गेज कर रहे हैं। उसका गेजिंग करना पड़ता है ना, पब्लिक को कैसा लगा, कैसा इस पर रिएक्शन है, उसको गेज कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से इसका निर्णय, चुनाव लड़ने का अच्छा निर्णय हुआ है। और इन्होंने चुनाव भी, कैंडिडेट भी बहुत अच्छा दिया है। देखिए, ये जात पात से ऊपर उठ के इनका सब काम चल रहा है, लेकिन जो समीकरण जिसको लोग कहता है, एक महिला दे दिए, एक पिछड़ा दे दिए, एक मुस्लिम दे दिए, एक शेड्यूल कास्ट। महिला का तो देखिए, महिला तो झटके में आ गई, क्या कि उनका पहले जिनका नाम लिए थे उसमें तो उनका टेक्निकल प्रॉब्लम था। लेकिन उस महिला को छोड़ के और किसी को भी तो ले सकते थे। महिला को इन्होंने प्रेफर किया, और महिला को वहाँ बहुत बड़ी सोशल वर्कर है, बहुत काम करती है वो। लेकिन लोग अभी भी जात के अनुसार ही देख रहे हैं, किस जाति का कितना वोट है, क्या है। देखिए, कैलकुलेशन लोग वैसे ही करता है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। बहुत बार जात से ऊपर उठ के भी बिहार के लोगों ने वोट दिया। और एक नेता का नाम आप हम लेते हैं, कर्पूरी जी, सबसे बिहार में समाजवादी सबसे बड़े नेता में हम उनको मानते हैं। कर्पूरी जी
नाई जाति के थे। नाई जाति का किसी गांव में 2-3 घर होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं उनका मेजॉरिटी नहीं होता है। कर्पूरी जी बराबर चुनाव जीतते थे और मुख्यमंत्री भी हो कई बार हुए, तो क्या कहाँ गया जातिवाद। चलिए अब देखते हैं इनका टेस्टिंग प्रैक्टिस मैच कैसा होता है। ये तो राजनीति की बात हो गई गिरी जी, लेकिन आपका तो बहुत लंबा करियर रहा है वकालत का। हाँ, अब एक से एक दुर्दांत अपराधियों से आपकी मुलाकात हुई, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बताइए नहीं देखिए, हम दर्शकों क्या को। देखिए बताएंगे कभी नहीं कभी कोई इतना सब क्रिमिनल सब आया, मतलब जिसने मर्डर किया, मर्डर का चार्ज था, किया नहीं, तो कभी उसने अपने दिल की बात कही कि हाँ ये हम वकील साहब मार दिए हैं, नहीं, हम बचा लोग लीजिए देखिए, हमको। हमारा तो नेचर रहा है कि कोई क्लाइंट आया तो मैं उससे बात किया और पेपर ही केवल देखता था। अच्छा। मैं पूछा नहीं कि तुम किए हो कि नहीं किए हो। दो कारण है, एक यदि वो कह देगा कि किए हैं, जब भरसक तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं है, तो मुझे अपने ही मुकदमे करने में ग्लानि होने लगेगी, तो हो सकता है कि हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सका। इसलिए यह नहीं जानना, और इट आई एम नॉट सपोज टू नो व्हाट हैज़ हैपेंड, आई सपोज टू नो द एलिगेशन और क्या पॉइंट ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और क्या उसमें डिफेंस उसका है, यही सब देख के हम लोग करते हैं। ये नहीं हम लोग पूछते हैं, हम तो कम से कम नहीं पूछे कि तुम किए हो कि नहीं। आप तो वकील थे सबसे चर्चित, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में जो लोग सोचते हैं, चाहे जो चीज़ें आती थी सामने, उसमें कितनी सच्चाई है कि मतलब देखिए, उनका संबंध आईएसआई या पाकिस्तान या बहुत सारी चीज़ें आती थी। अब देखिए, हम लोग पहला तो अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में ही डिफेंड करते हैं, हाँ। और कोर्ट में आपको के रखा ही बाहर डिफेंड करने के लिए। कोर्ट में डिफेंड किया ठीक है। और जज के सामने प्रस्तुत किया कि इनका केस, ये निर्दोष हैं, इन पर आरोप नहीं बनता है, ये सजा के लायक नहीं है, इनको जमानत होनी चाहिए। पब्लिक में हम लोग नहीं डिफेंड करते हैं। क्रिमिनल क्लाइंट्स आई हैव नेवर डिफेंडेड इन द पब्लिक, वो हमारा काम नहीं है। पब्लिक में वो जाने, उनकी पॉलिटिकल पार्टी जाने, जिस पार्टी से वो आते हैं, उनके परिवार लोग जाने, हमारा काम कोर्ट में डिफेंड करना है। इसलिए, और हमारे यहाँ एक बहुत कोई भी मुसलमान आगे बढ़ता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं कि पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी एजेंट है, ये उचित नहीं है। बहुत सारे मुसलमान नेशनलिस्ट भी हुए हैं। अब हो गया, उसको हम नहीं डिफेंड कर रहे हैं, AK-47 का क्या फोटो हुआ, लेकिन जो क्रिमिनल केस उन पर हुआ, उस पर क्या आरोप हुआ, क्या नहीं हुआ, उसमें क्या एविडेंस एक्ट के अनुसार क्या उनका डिफेंस हो सकता है, वो सब हमने किया है। अब हकीकत क्या था ये हम नहीं जानते, लेकिन इसी आरोप के साथ बेचारे गुजर गए। हाँ गुजर गए, तो देखिए गुजरना तो सबको है, गुजरना तो सबको है। और भी कोई, आप तो पप्पू यादव, हाँ, चाहे पप्पू विनोद यादव सिंह, का भी हमने बहुत सारे जमानत बड़े कराया बड़े, था। काली पांडे। काली पांडे का तो सबके सभी करते थे। तो बात है कि देखिए, काली पांडे यदि बात करेंगे, उनका ऐसा नेचर है, बात करने से तो लगता था कि समाज के सबसे शरीफ आदमी यही है। इतना भला भद्र पुरुष की तरह बात करेंगे, कोई तीसरा आदमी होगा तो समझेगा नहीं कि बैकग्राउंड क्या था इनका। अब ये सब क्या है, क्या हम लोग बचपन में याद है बम धमाका कोई हुआ था पटना हाँ, जंक्शन नगीना बाबू पर बम नगीना चला बाबू, था, हाँ। वो भी केस किए थे क्या? वही हम ही किए थे। उसी केस में वो जेल में थे। हाँ। और नॉमिनेशन के 2 दिन पहले मैंने जमानत, उस समय जज होते थे जस्टिस SN झा, हाँ। उन्होंने उनसे जमानत दिया, जाके वो जेल से निकल के लास्ट डे को नॉमिनेशन किए, और अकेले पूरा सीट कांग्रेस जीता था बिहार में। वही गोपालगंज में इंडिपेंडेंट काली पांडे जीते थे। और जब प्रोविजनल बेल उनको 15 दिन के लिए मिला था, 20 दिन के लिए चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ के आए, तो जब माननीय जस्टिस हरिलाल अग्रवाल के यहाँ बेल एप्लीकेशन उनका टेकअप हुआ, उनको जेल चले गए फिर आके। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि देखिए अब तो चुनाव भी जीत गए हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि जब जनता ही उनको बेल दे दिए तो हम भी दे देते हैं, जाए पार्लियामेंट अटेंड करें। तो ये सब होगा, जनता का अदालत सबसे जनता बड़ी का अदालत थी, जब दे दिया सब कुछ जानते हुए, तो एक बार हम भी मौका दे देते हैं। तो उनको जमानत हो गई, लोकसभा में गए, 4-5 साल रहे बहुत अच्छा से। पप्पू यादव का भी हमने जमानत कराया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, बाद में इनकी रिहाई हो गई।
वो एक तो था वीर बहादुर सिंह था हरा वाला, बड़ा था, उसका भी 2 एक केस किए थे हम। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, किसी न किसी रूप में अभी भी हैं, राजनीति में रहते हैं, लेकिन अच्छा, ये मुन्ना शुक्ला जो गए, मतलब उसमें आपको क्या लगता है, क्या कानूनी पहलू उसका? मुन्ना शुक्ला का अब एक ही ऑप्शन रह गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करें। कहीं रिव्यू पिटीशन में, बाकी सब बरी हो गए। लेकिन अब देखिए आजकल तो एक ही बार 10-10 आदमी को गुजरात में सजा माफ़ कर दिया सरकार ने। ऐसी कोई सिचुएशन आए वो अलग बात है, सरकार भी तो पार्डन कर देती है, प्रेसिडेंट से करा देता है, स्थिति है। इसलिए टनल का अंत में लाइट रहता है। हो सकता है कोई ऐसी सरकार आवे, हो सकता है कोई ऐसा। लॉरेंस बिश्नोई का केस देखते हैं? हम नहीं देखते। नहीं, मतलब आप देखते नहीं, फॉलो करते? बाबा सिद्दीकी से हमारा ताल्लुकात था। बाबा सिद्दीकी गोपालगंज के रहने वाले थे, हमको से अच्छा संबंध था, आते थे तो हम वहाँ से आके मिलते थे, एक तरह से हमको बड़ा भाई मानते थे। और गोपालगंज क्यों उनकी हत्या क्यों? अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन बिश्नोई वाला एंगल हमको उतना नहीं जचता है। मतलब बिश्नोई नहीं है शामिल इसमें? हमको नहीं लगता है, क्योंकि क्या मोटिव हो सकता है बिश्नोई को? इतना ही कि सलमान खान के दोस्त हैं, तो सलमान खान के दोस्त थे तो सलमाने को ना मारेगा, एक बार तो अटेम्प्ट कर चुके, इनको क्यों मारेगा? और उसका है काली हिरण का, तो काली हिरण में तो ये थे नहीं गए थे, ये तो दोषप्रस्त आदमी थे, झगड़ा को मिटा देते थे। शाहरुख खान और उसमें जो झगड़ा था उसको सलमान में ये मिटाए, बहुत झगड़ा मिटाते थे, शांति प्रिय आदमी थी। गोपालगंज में 2 ठो इनका सेंटर चलता है अभी भी, फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को। काफी तेजी से बढ़े भी लोग, ये भी कहते हैं कि भाई गए, घड़ी का दुकान था इसके पिताजी का। इनके पिताजी गए थे, इनके पिताजी बहुत साधारण आदमी थे, वो गए कलकत्ता, पहले कलकत्ता से फिर बम्बई गए। पिताजी कुछ जरूर आगे बढ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने आगे बढ़ा। चलिए अब आखिरी दौर में आते हैं, पसंद बताइए अपना, आपका क्या पसंद है, गाना सुनना या अच्छा खाना खाना, क्या पसंद? सबसे हमारा तो सबसे बढ़िया भाषा भोजपुरी के गाना पसंद बा। आप भोजपुरी हमारे से क्यों बतिया गाना सुने रहिए, गाना चलता पवन सिंह या पवन सिंह के अच्छा लगता, लेकिन हम तिवारी जी लोकसभा के मेंबर बड़े मनोज तिवारी, वो गावेले तो अच्छा लगेला। शारदा सिन्हा तो मर गई, इहो भोजपुरी गाना हम ना ये तो बड़ी, तो उनको भी गाना अच्छा लगता। भोजपुरी भाषा जैसे हम लोग, हमनी के कोनो भोजपुरी वाला आदमी मिल जाए, जैसे हमारे ढोकर जनरल बड़े भोजपुरी है के सही, तो हमनी के हरदम भोजपुरी में बतियाली सन, चाहे केहू लालू जी से कभी आज ले ना उनकरा ना वो ठेठ भोजपुरी बोले ला, हम बोली ली, एक ही जिला के हईसन, एक साथ पढ़तो रहनी सन। हाँ ना हमनी के BA पार्ट 1 से BA फाइनल और लॉ में साथ रहे। प्रकाश जी, प्रशांत जी भी इतना बढ़िया भोजपुरी बोलता रहे। प्रशांत जी का भोजपुरी तो सुन के इहो एगो अट्रैक्शन रहा हमारा उनका के ज्वाइन करे के। बक्सर के हम से बोल, हाँ, लेकिन बक्सर के रहल है, लेकिन इतना बढ़िया भोजपुरी बोले है। तो ये भोजपुरी से लेके अब भोजपुरी के हालत ये बा कि राजेंद्र प्रसाद जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे ना, तो येहू 2 भाषा वो बढ़िया बोलस, चाहे तो अंग्रेजी बोलस चाहे तो भोजपुरी बोलस। केहू भोजपुरी बिहार के आदमी मिल जाओ तो राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी से बात करस तो बड़ा आत्मीयता होला। ये बड़ा सार गर्भित भाषा हो, ये बहुत सारा एक्सप्रेशन जौन बा ना भोजपुरी में, एक कहीं सिमिलर भोजपुरी भाषा में रस बड़ा रस बा, बड़ा मीनिंगफुल बा। जरूरत से ज्यादा रस डाल देता तो अश्लील हो जाता ना, वो अश्लील वाला तो गायक लोग कुछ कहता, वो ठीक बात नहीं है। भोजपुरी में भी रस भी बा, भोजपुरी में ईमानदारी के रस भी बहुत बा, स्पष्टता भी बा, एमे छल कपट नहीं है। 420 के बहुत कम स्कोप बा, भोजपुरी एरिया के 420 कम मिली रुआ, स्टेट फॉरवर्ड लोग होला। तो भाषा में भोजपुरी, व्यवसाय में वकालत सबसे बढ़िया, राजनीतिक में राजनीति पॉलिसी में प्रशांत किशोर। बहुत बढ़िया।
सब बात हुई गई। हाँ। रुआ से बात करे में बड़ा अच्छा लगल। सब चीज सब विषय पर बातचीत हो गई। हमार घर हो हाँ गोपालगंज, हाँ, गोपाल। वो जगह की भाषा भोजपुरी है। तो हमरो घर पूर्वी चंपारण में है। और अच्छा बा, पूर्वी चंपारण में माने गंडक नदी के पर हाँ और बड़े बड़ा प्रकाश है, वही जगह हूँ। आई मनोज वाजपेयी वही जगह हूँ। आज त्रिपाठी जो भर बड़े घड़ी, त्रिपाठी हमरे के यहाँ गोपालगंज के पंकज त्रिपाठी, बड़ा नाम है। हमने से अच्छा परिचय है उनका। हाँ, हमने के घरे आना जाना, हमारा छोट भाई से दोस्ती रहे उनका। तो अब बात बाकी गोपालगंज, सिवान, छपरा, बेतिया, मोतिहारी, ई जो बा एकरा के और शिक्षा दिहल आवश्यक बा कि सबसे ज़्यादा मजदूर यही जैसे बाहर जाता है और सबसे ज़्यादा शिक्षा यही जबा। तो प्रशांत जी के सबसे आवश्यकता यही एरिया में विशेष रूप से बा। यात्रा के शुरुआत वही एरिया से पहले यात्रा के भी शुरुआत कैले, तो वैजा के लोग के विशेष रूप से पढ़ावस, आगे बढ़ावस, आ बेगारी के हटावस, आ बेरोजगारी हटावस। ये हमार सोच बा। चलिए बहुत बहुत हमनियों के लाभ गल बनी सन, जितना जितना हो सकी एमे मदद कल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ से बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।